हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु। करंट अफेयर के इस वीडियो नंबर 7 में जनवरी 2026 की जानकारियों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन पे बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि जनवरी 2026 से रिलेटेड होंगे या उसके आसपास के होंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीएमएवाई शहरी के तहत हाल ही में स्वीकृत 1.64 करोड़ घरों में से कितने घर महिलाओं के नाम पर या उनके साथ संयुक्त रूप में हैं। तो देखिए, पीएमएवाई ये शहरी जो है, ये क्या है, ये आपका जो है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये क्या है? ये प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ये हो गया आवास, और ये हो गया योजना, वाई माने। ठीक है, तो ये आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसमें जो पूछा गया है कि पीएमएवाई शहरी योजना में तो 1.64 करोड़ घरों के लिए 2 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई थी। 2 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई थी। कितनी? 2 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई थी। महिला सशक्ति पर जोर देते हुए 90 लाख जो घर हैं, ठीक है, 90 लाख घर महिलाओं के नाम पर या फिर संयुक्त रूप से हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार के किस स्थान पर किसमें अंडमान और निकोबार के किस स्थान पर स्मार्ट एवं एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के विकास की मंजूरी दी है। तो अंडमान में यह परियोजना प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से चल रही है। पीएमएमएसवाई के तहत जो है वो 200 करोड़ की लागत से बनेगी। लक्ष्य जो है इसका लक्ष्य जो है, यह लक्ष्य 2030 से 31 होगा। 2030 से 31 तक समुद्री खाद्य निर्यात को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का है टारगेट। आप ये है, ठीक है, ये टारगेट है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे आंसर नंबर बी, माया बंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 समारोह का मुख्य थीम क्या था, जो अभी 26 जनवरी 2026 में सेलिब्रेट किया गया है। इसका क्या था? तो इस बार मुख्य अतिथि जो थे वो यूरोपीय अध्यक्ष थी। ठीक है, कौन थी? मुख्य अतिथि क्या थे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन थी? अध्यक्ष, उनका नाम मैं लिख रहा हूं, देख लीजिए। उर्सुला वॉन लेयेन। ठीक है, ये जो थी ये मुख्य अतिथि थी। पहली बार यूरोपीय संघ का सैन्य दल परेड में शामिल हुआ था और महाराष्ट्र की झांकी को जो है वो प्रथम स्थान मिला था। महाराष्ट्र की जो झांकी जो थी
महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला था। महाराष्ट्र की झांकी को फर्स्ट प्राइज मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट प्राइज मिला था। और इसका जो मुख्य जो था वो थीम क्या था, तो वो था वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस से ही संबंधित कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में स्वदेशी रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन किया गया, जिसमें शामिल सूर्यास्त्र क्या है। सूर्यास्त्र जो है ये क्या है, इसके बारे में हमको जानना है कि सूर्यास्त्र क्या है। एक लड़ाकू विमान है, एक पनडुब्बी है, 300 किलोमीटर बहु कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, या एक ड्रोन प्रणाली है। तो परेड में स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का जलवा रहा है, जिसमें सूर्यास्त्र के अलावा ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियार भी पहली झलक भी दिखाई गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, उस ऑपरेशन सिंदूर में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो हथियार भी, उसकी भी जो है वो झलक जो है वो देखने को मिली थी। ठीक है, लेकिन इस ये क्या है, ये जो सूर्यास्त्र है ये क्या है, तो सूर्यास्त्र जो है वो 300 किलोमीटर बहु कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मसौदा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के अनुसार वर्ष 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत का लक्ष्य कितना रखा गया है। इसका लक्ष्य जो है वो कितना रखा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा। ए दिया है 2000 किलो वॉट आवर, इसको KWH बोलते हैं, 3000, 4000 या फिर 5000। तो इसका सही जो है वो जवाब होगा आपका 4000। सरकार का लक्ष्य जो है, सरकार का लक्ष्य 2030 तक, इसे 2030 तक जो है सरकार इसको 2000 KWH तक ले जाएगी। उसके बाद 2047 तक इसको जो है वो डबल करना है, यानी कि 4000 किलो वॉट आवर में इसको बदलना है। ठीक है, 2047 तक परमाणु क्षमता को, जो 2047 है, 2047 तक जो परमाणु क्षमता है उसको 100 गीगावाट तक बढ़ाने की भी योजना है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या ध्यान से सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय, जिसको हम शॉर्ट में DGCA बोलते हैं, DGCA बोलते हैं, द्वारा पायलटों के लिए शुरू की गई नई डिजिटल सेवा EPL का पूरा नाम क्या है। तो EPL का जो है वो फुल फॉर्म आपको बताना है कि फुल फॉर्म क्या है। तो यह डिजिटल सेवा पायलटों के क्रेडेंशियल या रियल टाइम सत्यापन संभव बनाएगी, जो कि ICAO, इसका क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के अनुरूप है। ठीक है, ICAO के मानकों के अनुरूप है। और जो EPL है, सॉरी माफ कीजिएगा, उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सड़क परिवहन मंत्रालय की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे असुरक्षित जिलों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सी सड़क परिवहन मंत्रालय की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे असुरक्षित जिलों की सूची में कौन सा राज्य जो है वो असुरक्षित जिलों की बात हो रही है। कौन से जिलों की बात हो रही है, असुरक्षित जिलों की बात हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 100 सबसे असुरक्षित जिलों में यूपी के सर्वाधिक हैं। यूपी के जो है वो आपके 20 जिले हैं। कितने जिले हैं, 20 जिले इसके हैं। सबसे अधिक प्रभावित नासिक ग्रामीण महाराष्ट्र है। सबसे अधिक प्रभावित क्या है, सबसे अधिक प्रभावित जो है वो अधिक प्रभावित, सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित कौन है, तो वो है हमारा नासिक ग्रामीण महाराष्ट्र। 59% दुर्घटनाएं खराब सड़क की वजह से होती हैं। खराब सड़क की वजह से होती हैं, डिजाइन इंजीनियरिंग के कारण होती है। खराब सड़क, इंजीनियरिंग, डिजाइन, इसकी वजह से जो है वो 59% जो है होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य के हैं, तो यूपी के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है सड़क यातायात से होने वाली मौतों को 2030 तक 50% कम करने का वैश्विक लक्ष्य किस घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन से संबंधित है। तो यह 2020 में अपनाई गई थी, या कब से अपनाई गई थी, 2020 में अपनाई गई थी। भारत इसका हस्ताक्षर करता है और सड़क हादसों को आधा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये जो है कौन से था घोषणा पत्र, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टॉकहोम घोषणा पत्र है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये 2020 में जो है वो अपनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग, कौन सी सुरंग, सेला सुरंग, जो तवांग सेक्टर के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, किस राज्य से में स्थित हैं। किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो इसका 9th का क्वेश्चन होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसमें स्थित है। इसके अलावा अटल टनल, आपने नाम सुना होगा, अटल टनल। अटल टनल 9.02 किलोमीटर सबसे ऊंचाई पर है। सुरंग बनाने की NATM तकनीक का इस्तेमाल अब आम हो रहा है। ये इस तकनीक से क्या होता है, जिससे चट्टान की भार वहन क्षमता का प्रयोग हो पाता है और चीजें आसानी से बन पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक बाई डायरेक्शनल जोजिला सुरंग 30 किलोमीटर का निर्माण किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है। किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है, तो जोर्जिला 30 किलोमीटर
जो है एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। ध्यान रखना है आपको कि जो ये जोजिला है, जोजिला सुरंग जो है 30 किलोमीटर वाली, ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी जो है क्या है, लंबी सुरंग है। एशिया की, एशिया की क्या है ये, एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है। और एक सुरंग है T50, ये आपकी 12.77 किलोमीटर की है। ये जो है ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। कौन सी सुरंग है ये, रेल सुरंग है। ठीक है, ये रेल सुरंग है। तो इनको दोनों को चीजों को याद रखनी है आपको, किस में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो इसका लक्ष्य कब तक है पूरा होने का, तो इसका लक्ष्य 2028 तक है। ठीक है, कि 2028 तक इसको पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा जा रहा है कि रेलवे में ब्रॉड गेज बोर्ड ब्रॉड गेज ट्रैक के दो पटरियों के बीच की मानक दूरी कितनी होती है। जो दो रेलवे के जो दो ब्रॉड गेज हैं, उस रेलवे ट्रैक के दो पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या होती है। तो मानक दूरी क्या होती है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 1.676 मीटर, यानी कि 5 फीट 6 इंच इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और भारत में रेलवे का 99.2%, कितना, 99.2% ब्रॉड गेज विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक है, यानी कि इसका जो है वो इलेक्ट्रीकरण हो चुका है, जिससे भारत स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में कितना है, 100% है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में 100% है के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पे आ गया है, सेकंड स्थान पे इंडिया आ गया है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। और इसका सही आंसर होगा 1.676 मीटर, 5 फीट 6 इंच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जो कंप्यूटर सिस्टम पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थिति से संबंधित डेटा को कैप्चर स्टोर चेक और डिस्प्ले करता है, उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। यह डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड कार्यक्रम के तहत भूमि मानचित्र के लिए उपयोग किया जा रहा है, ताकि संपत्ति लेन देन पारदर्शी हो। इसको GIS बोलते हैं, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2027 के संदर्भ में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO का पहला चरण कब से कब तक संचालित किया जाएगा। तो यह भारत की पहली डिजिटल और मोबाइल ऐप आधारित जनगणना होगी। इससे पहले कागज पे होती थी, अब डिजिटल रूप में होगी, जो कि डिजिटल और मोबाइल ऐप के थ्रू होगी। मुख्य गणना फरवरी जो है, फरवरी 2027 2027 में होगी। और जाति जनगणना केवल SC और ST तक ही जो है वो सीमित रखी जाएगी।
भारत का दूरसंचार ग्राहक आधार, इसका आंसर बता दिया मैंने आपको, इसका आंसर नहीं बताया, 13वें का आंसर जो है वो बी होगा, अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी। ठीक है, अप्रैल से सितंबर 2026 तक इसमें होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट। ट्राई क्या है? ट्राई हमारा जो है वो टेलीकॉम जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी कि जो दूरसंचार कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करने की ये बॉडी है। तो ट्राई क्या करता है कि ट्राई से संबंधित क्या क्वेश्चन है कि ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत का टेली घनत्व, टेली डेंसिटी राष्ट्रीय स्तर पर कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर यह पहुंच गया है 85.04%। भारत का दूरसंचार ग्राहक आधार बढ़कर 1.2 बिलियन जो है हो गया है, दुनिया में दूसरा है, वर्ल्ड में क्या है? वर्ल्ड में सेकंड है। ठीक है, वर्ल्ड में सेकंड हो गया। प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व जो है, यानी कि ARPU, ये आपका हो गया है 1.7 रुपीज़ है ये। ठीक है, रुपीज़ 1.746 ये आपका जो है वो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल मोबाइल उपकरणों और सेवा प्रदाता के नेटवर्क के बीच वायरलेस संचार की सुविधा प्रदान करने वाले नेटवर्क उपकरण को क्या कहते हैं? नेटवर्क उपकरण को क्या कहते हैं? तो ट्राई की जो है वो रिपोर्ट है। ठीक है, ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, ट्राई की जो रिपोर्ट है, ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार 4.69 लाख से अधिक जो है वो हमारे 5G बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन स्थापित हो चुके हैं जो 25 करोड़ उपयोगकर्ताओं को 5G सेवा दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेस ट्रांसीवर स्टेशन, BTS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI बोलते हैं, के संदर्भ में ब्लैक बॉक्स समस्या, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम किसे कहते हैं? तो देखिए, AI के फैसलों में पारदर्शिता लाने के लिए यह समझना जरूरी है कि एल्गोरिदम के जटिल होने के कारण AI के निर्णय को समझने में कठिनाई होती है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र वितरण और न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए किन AI प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जा रहा है? किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, MCA 3.0 और SUVAS। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो ये हमारा है SUVAS, सुप्रीम कोर्ट का अनुवाद सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अनुवाद सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा बहुभाषी जरूरतों के लिए भारत जेन, भारत जेन, भारत जेन क्या है हमारा? भारत जेन, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत जेन। ठीक है, मॉडल विकसित किया गया है। ये किस लिए विकसित किया गया है? ये बहुभाषी जरूरतों के लिए।
बहुभाषी जरूरतों के लिए ये है, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट में अनुवाद के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने लाल चंदन रेड सैंडस के संरक्षण और लाभ साझाकरण के लिए किस राज्य के किसानों को 45 लाख रुपए वितरित किए? कितने? 45 लाख रुपए वितरित किए। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। लाल चंदन पूर्वी घाटों में पाया जाता है और जो IUCN होता है ये लुप्त प्राय सूची में है। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS जो है के तहत जो है ये आपको किसानों को राशि दी गई है। कौन सी राशि दी गई है? तो ये जो 45 लैक्स बताया गया है उसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट है बिना अनुमति के किसी देश के जैविक संसाधनों या प्रारंभिक ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग करना क्या कहलाता है? कौन से? जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग करना, यानी कि उसको व्यावसायिक उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसका जो होगा ये इसको रोकने के लिए क्या था कि 1992 में CBD और 2010 में नागोया प्रोटोकॉल ये चीजें हुई हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 से लागू है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। जैव बायोपायरेसी यानी कि जैव चोरी। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। ऑप्शन सही है। किसी भी चीज के किसी कंटेंट को चोरी से करना ये बायो पायरेसी में आता है, और चूंकि यहाँ पे बायो की बात हो रही है तो इसलिए जो है इसमें बायो पायरेसी जो है वो सही होगा। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के किन 2 स्थानों पर नए MSME प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो जवाब होगा ये ऑप्शन बी है, काडाघाट और बंदी, ठीक है, बद्दी। सोलोन जिले में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से यह केंद्र बनेगा। कहाँ बनेगा? ये सोलोन बनेगा। सोलोन में बनेगा, सोलन में बनेगा। सोलन में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से यह केंद्र बनेगा जो युवाओं को तकनीकी परीक्षण देंगे। क्या करेंगे? तकनीकी परीक्षण देंगे। तकनीकी परीक्षण देंगे। और ये MSME का क्या काम होता है? तो MSME जो है वो एक तरीके से लघु उद्योग के लिए होता है। किसके लिए होता है? लघु उद्योग के लिए होता है। छोटे जो है वो प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने में भी MSME जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कह रहा है कि भारत की पहली जिंक टेलरिंग्स रिसाइकलिंग सुविधा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये जो सुविधा है ये आपकी रामपुरा अगूचा खदान राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, को 3,823 करोड़ रुपए से इसे लगा रहा है। ठीक है, इतने पैसे इसमें से इसे को लगा रहा है, और यह चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी का बड़ा उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि गृह मंत्री द्वारा उद्घाटित NIDMC राष्ट्रीय विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है बम विस्फोटकों का विस्तृत विवरण और पैटर्न रिकॉर्ड रखना। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की पहल इंडिया साइज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कपड़ा उद्योग में निर्यात 25% बढ़ा है और घरेलू बाजार 2025 तक 25 लाख करोड़ हो जाएगा, और विदेशी बेंचमार्क के बजाय भारत के अपने कपड़ों का वैश्विक मानक विकसित करना ही इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में प्रमुख रूप से रेशम के कितने प्रकार का उत्पादन किया जाता है? तो इसका उत्पादन कितने प्रकार का किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 प्रकार का। एक हमारा है मलबरी, दूसरा है तसर, मूंगा और एरी। ये 4 तरीके का जो है वो उत्पादन किया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। सबसे बड़ा क्या है? रेशम का उत्पादक है भारत, सबसे बड़ा। और 92% जो है यहाँ पे मलबरी का उत्पादन होता है। और केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना, एक ये भी क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। 1948 में केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1948 में हुई थी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये भी जो है एक आपका प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? कि तो किस वर्ष को घोषित किया है? तो 2026 को, जो साल चल रहा है इसी को जो है घोषित किया है। क्या घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ग घोषित किया है। यदि यह अमेरिका का प्रस्ताव था। भारत में कृषि श्रमिकों में 80% महिलाएं हैं। जो कृषि श्रमिक होती हैं, कृषि श्रमिक का 80% जो है वो क्या होता है? महिलाएं हैं, फीमेल हैं। और बाकी का जो बचा होता, जाहिर सी बात है, वो पुरुष होंगे। लेकिन भूमि मालिकाना हक केवल उनके पास जो है वो 14% है, 14%। यानी कि जमीन की मालिक जो है वो सिर्फ 14% है। मालिकाना हक सिर्फ 14% है। यानी कि 80% काम करती हैं फीमेल, लेकिन उनके पास जमीन की मालिक जो है वो सिर्फ 14% है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया? तो 2026 को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। RBI द्वारा लघु वित्त बैंकों SFB
बी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण PSL का लक्ष्य 75% से घटाकर कितना कर दिया है। तो इसका क्या होगा कि 75% था और 75% से घटाकर इसको 60% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? तो 60% कर दिया गया है। यदि बैंक या लक्ष्य पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें RIDF, ठीक है, जिसमें नाबार्ड और सिडबी में योगदान देना होगा, जिस पर ब्याज जो है वो 2% से 4% कम होगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR दिसंबर 2025 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA अनुपात गिरकर कितने प्रतिशत पर आ गया है। तो यह अनुपात जो है 2.1% पे आ गया है और यह बहुत अच्छी बात होती है कि कितना पैसा जो है वो खराब हुआ, ये उस परसेंटेज को बताता है। तो ये जितना कम होता जाएगा ये बैंकिंग क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा संकेत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है कि FSR रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी FSR के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी पर्याप्तता CSAR कितनी है, जो काफी मजबूत बनी हुई है। तो SFR रिपोर्ट के अनुसार जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की CRAR 16% और निजी बैंकों की, जो निजी बैंक है उनकी, निजी बैंक मतलब कि जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनकी जो है वो 18.1% है, 18.1% है, जो काफी मजबूत है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता है 29 पे। वे ऋण जिनके लिए ग्राहकों को बैंक के पास कोई संपत्ति जैसे घर, सोना या FD जो फिक्स डिपॉजिट कर रखा है गिरवी नहीं रखनी पड़ती, क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं असुरक्षित ऋण, अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। RBI ने जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में फिनटेक आधारित और असुरक्षित ऋणों में बढ़ती चूक को चिंता का विषय बताया है। जैसे फोन पे क्या है, वो भी एक फिनटेक कंपनी है। ठीक है, पेटीएम क्या है, वो भी एक तरीके से फिनटेक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 30। आज के इस वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। बाकी का जो है वो राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उसका, उस पर अगले एक वीडियो में फिर आएगा और 2 वीडियोस में पूरा राष्ट्रीय जो है वो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी कवर हो जाएंगे। जहां कंपनियां पहली बार नई प्रतिभूति जैसे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO का फुल फॉर्म है, जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपना IPO लेके आती है तो एक दाम तय करती है कि इस दाम से, इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक हम उसको बेचेंगे और इतने यूनिट चाहिए कि 200 यूनिट चाहिए, जितने भी यूनिट चाहिए उतने शेयर्स हम देंगे। पर यूनिट का रेट बता देते कि मान लीजिए बता दिया कि 100 से 200 के बीच में हम इसको देंगे। और उसके बाद जब IPO जब बंद होता है तो फिर अलॉटमेंट जब होता है तो फिर तय होता है कि हाँ 110 रुपये में के हिसाब से जो है वो सबको शेयर मिले हैं। फिर उसके बाद अगर वो दाम बढ़ जाता है तो प्रॉफिट होता है और दाम अगर घट जाएगा तो आपका लॉस होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, IPO में ये होता है। तो जहां कंपनियां पहली बार नई प्रतिभूतियां IPO जारी करती हैं उस बाजार को क्या कहते हैं? ये मैंने IPO बताया था आपको। उस बाजार को क्या कहते हैं? तो वो आपका बाजार होता है प्राथमिक बाजार, यानी कि
प्राइमरली मार्केट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाली संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना किन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होगी जिनका जमा आधार 50 करोड़ या संपत्ति आधार 100 करोड़ से अधिक ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यह योजना बैंकिंग लोकपाल जो आरबीआई द्वारा नियुक्त होता है के दायरे को बढ़ाकर ले जाएगा। बैंकिंग लोकपाल के बारे में डिटेल आपने बैंक अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है कि अगर बैंकिंग कर्मी आपके काम को सही तरीके से नहीं करते हैं या आपको कोई शिकायत है तो आप ब्रांच में अगर समाधान नहीं हो रहा है तो आप बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं। आरबीआई की वेबसाइट पे पूरा वहाँ पे हर बैंक में प्रोसीजर जो है वो लिखा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो इसका सही जवाब है 21A। 21A जो है हमको ये देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई की जो धारा है, कौन सी धारा, 12(1)(c) के तहत निजी स्कूल में 25% ईडब्ल्यूएस कोटे का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, जिसकी निगरानी कौन करता है? NCPCR। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस पर्वतमाला की परिभाषा पर अपने पूर्व आदेश को स्थगित करते हुए स्वः प्रेरणा संज्ञान, जिसको सुओमोटिव कॉग्निजेंस कहा जाता है, लिया है? तो इसका जवाब सभी को पता होगा कि ये अरावली की जो है वो पहाड़ियों के लिए था, जिसको काटने का और मानक था कि 100 मीटर से कम होगी तो उसके लिए दिया था। ये उसी की संबंधित प्रश्न है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश का संज्ञान लेते हुए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को नोटिस जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 68,000 वर्ष पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला केव आर्ट हाल ही में कहाँ खोजी गई? तो कहाँ खोजी गई है? तो ये आपकी खोजी गई है सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में, जो है सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में खोजी गई है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सुअर और हाथी का स्टेसिल्स मिलता है। वही स्पेन में 64,000 साल पुरानी कला नियंडरथल मानव द्वारा बनाई गई थी। आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि महान कुशाग्र शासन कनिष्क ने किस बौद्ध संगति को बुलाया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका चौथी बौद्ध संगति, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तक्षशिला की खुदाई में कुषाण कालीन पहली तीसरी शताब्दी के सिक्के और लाजुली पत्थर मिले हैं। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की। कनिष्क जो थे उसने क्या किया था? तो उसने जो है वो 2 यान थे ना, महायान और हीनयान, तो ये महायान का जो है उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थ सेतु। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।